आज आप लंबी क्लास करा सकते हैं। आज आप लंबी क्लास करा। हाँ, छवि नहीं आई है। चलिए, हाँ, ये पीछे से कोई डिस्कस नहीं करना, कोई स्नेहा आपको कुछ पूछना तो नहीं है पीछे से? चलिए निकालते हैं आगे, है ना, बताएंगे ना। आज सर फोटो नहीं मांगनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे थे आप? हमने लास्ट किया 40। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 7.9 और 7.10 में कुछ भी नया नहीं है, है ना। तो सारे क्वेश्चंस करने की इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कुछ डिसाइड कर लेता हूँ। जो देख रहा हूँ मैं, एक सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को, और एक क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे, और बाकी आपकी चॉइस पे भी रख लेंगे एक क्वेश्चन नंबर 20, है ना। 3 का मैं फिलहाल टारगेट रख रहा हूँ, बाकी आप जो भी कहेंगे वो करा। हाँ, आराम से सुनना है, कोई नई चीज नहीं है ना, कोई बहुत नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 से आप सब समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, और देखो पुराना कितना याद है वो भी थोड़ा सा आपको जरा पता चल जाएगा कि कुछ पीछे का सब भूल तो नहीं गए। 5x² और नीचे कितना हो गया, x² प्लस का 4x प्लस का 3 और dx, है ना। तो पहले देखो जो मेन फर्क आ रहा है कि अब तक हम पढ़ रहे थे इनडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। जब लिमिट लगना शुरू हो जाती है उसको क्या कहते हैं हम, डेफिनिट इंटीग्रल। ये डेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट लग जाती है। डेफिनिट इंटीग्रल में तो प्लस ही नहीं करते, है ना, और आंसर निकालने के बाद फिर लिमिट लगा देते हैं, बस इतना फर्क हो रहा है, बाकी कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है ना। मगर बात आ रही है कि पीछे का लॉजिक आपको कितना अच्छे से आता है। आप बता सकते हो कि इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा? क्या खास बात है इस क्वेश्चन में? इसको हम लीनियर वाला नहीं लगाएंगे? हाँ, ऊपर x² लगा हुआ है, कैसे? हाँ, सर ये सबसे इम्प्रॉपर पहले फॉर्म है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्व किया कि इसमें ये, तो इसमें सबसे बड़ी पहली पहचान आपको ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन हमारा इनप्रॉपर फॉर्म में है, यानी कि इनप्रॉपर फॉर्म। चलो ये तो दिमाग में आ गया। अब इनप्रॉपर वाले क्वेश्चन को करते कैसे, स्टार्टिंग है? हाँ, सर x² अगर प्लस क्वेश्चन 4x इनप्रॉपर को फॉर्म में है, डिवाइड कर देंगे 5x। हाँ, तो पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास? पहले, अरे नहीं, पहले डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को, पहले प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं, डिवाइड करने के बाद फिर उसके बाद चलता है क्वेश्चन, है ना। 5 से नहीं है, x² और x²। हम कहते हैं न्यूमरेटर में जो पावर है वेरिएबल की, जिसे डिग्री कहते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, है ना। नहीं, सब कुछ कर सकते हो, मगर पहले बात है प्रॉपर फॉर्म में तो लेके आओ। मैंने कहा अगर क्वेश्चन इन प्रॉपर फॉर्म में आपने स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट तो हो जाएगा, आगे जाके फंस जाओगे, गलत की छोड़ो, आंसर आएगा ही नहीं आपसे, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल पहला स्टेप है इसमें डिवाइड करना। इन प्रॉपर फॉर्म आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना है। 1 से लेके 2 और 5 को मैंने बाहर रखा, x² और x² प्लस का यहाँ पर है 4x प्लस का 3 और यहाँ से dx, है ना। 5 को दोनों डिवीजन में सर, जब 1 कोफिशिएंट से आराम से आंसर आ रहा है तो 5 को मैंने क्वेश्चन होने के से क्या रख दिया, बाहर रख दिया। अब मैं इसका डिवाइड करूंगा तो x² प्लस 4x प्लस 3 और डिवाइड करूंगा किसको, x², है ना। ऊपर वाली चीज को क्या कहते हैं हम, डिविडेंड। ये क्या बन गया, डिवाइजर। भले ही बड़ा है, जनरली होता उल्टा था अब तक 9th क्लास में, ये बड़ा चीज क्या आती थी, अंदर आती थी डिविडेंड के अंदर, और डिवाइजर हमेशा छोटा होता था, और यहाँ उल्टा हो रहा है कि डिवाइजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है। अब सभी बताएंगे ना कि x² पे क्या मल्टीप्लाई करूं कि x² ही आ जाए, 1। यहाँ से क्या करेंगे 1, यहाँ से क्या हो गया x² प्लस 4x प्लस 3, और माइनस करना कंपलसरी होता है ना, माइनस करना कंपलसरी है। x² से x² खत्म,
तो कितना हो गया -4x-3। अब देखो जो न्यूमरेटर की पावर है x की पावर 1, यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, यानी क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे कैसे लिखते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन दिस, यानी कि 5 तो बाहर है ना, इंटीग्रल कितना है 1 से लेके 2, कैसे लिखेंगे 1 प्लस -4x-3 अपॉन में ये वाली चीज, यानी कि x² प्लस 4x प्लस का 3 और यहाँ से dx है ना। पहले क्वेश्चन को मैंने क्या करा, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात मेरी? प्लस माइनस में इंटीग्रल क्या होता है, अलग अलग 5 और यहाँ से 1 से लेके 2, ये कितना हो गया 1 dx, अरे माइनस को मैं बाहर रख रहा हूँ है ना, माइनस को बाहर रखा तो -5, 1 से लेके 2 माइनस को बाहर रखा तो क्या कर दिया 4x प्लस 3, और नीचे क्या कर दिया मैंने x² प्लस 4x प्लस 3। पुराने लॉजिक चल रहे सारे, मैं कह रहा हूँ 7.9 और 7.10 में कोई नया लॉजिक नहीं चलने वाला, नया लॉजिक सारे पुराने वाले चलेंगे। कौन सा ईयर 1? नहीं 1 प्लस में क्या, 1 तो मल्टीप्लाई में, 1 तो मैंने आपके लिए जानबूझ के समझाने के लिए लिखा हुआ है कि बताओ इस 1 dx या dx का इंटीग्रल क्या होता है, इसलिए रख रखा है बस, सिर्फ समझाने के लिए। ये लो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, मगर एक्चुअली ना कुछ तरफ होंगे यहाँ पर है ना, वो दिखाने के लिए, मतलब कांस्टेंट को ही दिखाने के लिए क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया है ना। अब बताओ कि ये 1 dx या dx एक ही बात होती है ना, फिर कंफ्यूजन हो ना, और 1 हटा को यहाँ dx लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही चीज है। हाँ ये बताइए ना छवि कि 1 dx का इंटीग्रल क्या होगा, x x है ना, 1 dx का इंटीग्रल कितना हो गया, सही सोच रहे हो x, और यहाँ से कितना हो गया 1 से लेके 2 है ना, ये लिमिट जो है पीछे चली जाती है इंटीग्रल होते ही, जैसे इंटीग्रल हुआ लिमिट क्या चली गई पीछे शिफ्ट हो गई, माइनस का रखा 5 और यहाँ 1 से लेके 2, और यहाँ पर हमारे पास कितना है 4x प्लस 3 x² प्लस 4x प्लस 3 और यहाँ से, मगर इसका इंटीग्रल अभी नहीं हुआ है। हाँ बताएंगे ना, इंटीग्रल आप जानते सर हो, इसको a d अपॉन dx ax² प्लस bx प्लस c प्लस b अलग से अलग करके बात नहीं बनेगी। नहीं अरे नहीं होगा, तुम नहीं जानते, नहीं भूल रहे, यानी कि पहले तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरे को टी मानने से कहीं ऊपर नीचे, अब 2x प्लस 4 आ रहा है, मगर 2x प्लस 4 तो है ही नहीं है ना, 2x प्लस 4 तो ऊपर है ही नहीं। अगर आपको ध्यान हो, अब भूल रहे हो सब कुछ, मैंने बताया था कि अगर px प्लस q है और नीचे ax² प्लस bx प्लस c है, तो हमने कहा था कि अगर नीचे वाली चीज को टी मानने पर ऊपर चीज एडजस्ट नहीं हो रही है तो क्या करते हैं px प्लस q ये सर a a अपॉन by d dx, upon और dx डिनोमिनेटर क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c और प्लस का कैपिटल B, ये वाला फॉर्मेट लगेगा इसके अंदर, यानी कोई क्या ना पीछे का याद नहीं है, दो अगर देखो यार नोट्स देखो, अगर नोट्स आपके पास हो तो सही, ये देखो जरा मैं आपको दिखा रहा हूँ नोट्स में, आपको कैटेगरी है ना, नहीं गुस्सा है, याद भी होना चाहिए ना। 28 फॉर्मेट नंबर 28 देखो यार, फॉर्मेट नंबर 28 डी तो है कि ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, और नीचे वाली चीज को टी मानने पे ऊपर इसी एडजस्ट नहीं हो रही है, तो ये वाला फॉर्मेट लगता है। तो ध्यान रखना, आपको पुरानी चीजें सारी याद होनी चाहिए है ना। अब मैं थोड़ा बोर्ड एक्चुअली, चलो थोड़ा सा बोर्ड का तो भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इसका इंटीग्रल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करेंगे 4x प्लस 3a, डी अपॉन डी एक्स क्या होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना हो गया 2x प्लस 4 और प्लस का b, मैं यही आऊंगा, कोई नंबर डाल देता हूँ इसे 1, यही आऊंगा बट ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद। अब बताओ ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेंगी, सर x को -2 पुट कर x का देंगे, मैंने कोफिशिएंट कंपेयर किया, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 4 इजिकल टू कितना हो गया 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई सीधे सीधे 2, कांस्टेंट कंपेयर किया तो यहाँ से 3 इजिकल टू कितना हो गया 4a प्लस का b, a की वैल्यू कितनी है 2, 4 टू कितना हो गया 8, 3 माइनस 8 -5, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -5, और ये वैल्यू कहाँ निकलनी है वापस यहाँ लगनी है ना। अब थोड़ी जगह मेरे को पानी पड़ेगी, साथ साथ थोड़ा समझते रहना, मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन था 5 और अपर लिमिट लगेगी 2 माइनस 1 ना ना, अपर लिमिट क्या हो गई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या हो गई 1, ये वाला पार्ट सॉल्व करके आंसर क्या आ गया 5 ही आ गया। हाँ पहले एक्स की वैल्यू क्या लगाएंगे यहाँ पर 2 माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, माइनस का यहाँ से 5
और यहाँ से कितना था 1 से लेके 2, और ये वाली चीज जो थी हमारी पूरी चेंज होके क्या बन गई थी, ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 2, और ब्रैकेट में कितना है 2x प्लस 4, और बी की वैल्यू कितनी है -5, और डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3 और यहाँ से dx। भाई विशेष समझ आ रहा है, ये पुराना लॉजिक है, मैं तो नया कुछ भी नहीं करा रहा, नया तो बस ये लिमिट बढ़ गई है, बाकी और कुछ भी नया नहीं है ना, बाकी कुछ भी नया नहीं है। 2 - 1 कितना हो गया 1, 1 × 5 कितना हो गया 5, माइनस का 5, 1 से लेके 2। अगला स्टेप क्या होता है, इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 2x प्लस 4, और यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 × 5 कितना हो गया 25, 1 से लेके 2, और यहाँ से कितना हो गया dx, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सही समझ आ रहा है ये लॉजिक की तरह समझने पे याद है ना, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे बात तो। हाँ पहले बात थोड़ा हटा भी दिया मैंने सर भाई, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को क्या था? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ था जो px प्लस q था, है ना, वो यह समझ आ गई थी। ये अल्टीमेटली मैंने ऊपर न्यूमरेटर को ऐसे लिख दिया, जो न्यूमरेटर था ना उसको चेंज कर दिया। अरे अल्टीमेटली अगर इसको सॉल्व करूंगा ना तो कितना है 4x प्लस का 8 - 5 यानी कि 4x प्लस 3 ही तो है तो ये 4x प्लस 3 ही, मगर 4x प्लस 3 से इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि हम इसका जब डिफरेंशियल कर रहे थे तो क्या आ रहा था 2x प्लस 4, जो 4x प्लस 3 को मैच ही नहीं कर रहा था, हमें अलग फॉर्मेट से करना पड़ता है। पहली बार समझ आ गई। अब दोनों को क्या कर दिया मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया, यानी कि ये इसके संग भी चला गया और ये इसके संग भी चला गया, और ये -5 × 2 यानी कितना हो जाएगा, एक तरीके से -10 कर दूंगा से, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 25, और ये अलग ब्रेक हो। अब ये बताओ, देखो इस 2 को भी बाहर रख रहा हूँ, 5 × 2 कितना हो गया यहाँ पे, मैंने इसको 10 कर दिया। हाँ जी, कितनी का बता सकते हो कि इसका इंटीग्रल कैसे होने वाला है। अब ये वाला पार्ट ये फिक्स है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। सर हर t क्वेश्चन मानेंगे का x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को। इसने यहाँ सही आंसर दे रहे हैं कि इसको क्या मान लो t, तो इसका डिफरेंशियल क्या है ऊपर रखा हुआ है 2x प्लस 4 ही तो था इसका डिफरेंशियल, यानी कितना हो गया 5 - 10। अब देखो बहुत संभल के काम करना, यहाँ से कितना है 1 से लेके 2, इसको t माना मैंने, तो 2x प्लस 4 × dx बराबर क्या हो गया dt, यानी कि ऊपर कितना हो गया dt और नीचे कितना हो गया t, और ये t है ध्यान रखना t है, प्लस यहाँ से कितना है 25, 1 से लेके 2 और dx। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के। हाँ ऊपर वेरिएबल नहीं है, मगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लिख सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर के संग एक्स भी आ रहा है, तो क्या लगाते हैं इसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, जो एक्स का कोफिशिएंट उसको आधा करो कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ से प्लस का 3 और -4। ठीक है, एक एक चीज देखो पुरानी काम आ रही है सारी, सब पुराना लॉजिक काम आ रहा है। यहाँ से कितना हो गया 5 - 10 dt अपॉन t कितना हो गया log mod t, और t क्या है t यही तो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3, और लिमिट क्या हो गई 1 से लेकर 2। ना इसका इंटीग्रल पूरा हो चुका है, काम खत्म हो गया इसका इंटीग्रल का। यहाँ से प्लस का क्या करेंगे हम 25 और 1 से लेके 2 और dx। हाँ जी बताओ जरा, यहाँ से तक क्या बन गया ये एक तरीके से x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 - 4 क्या बन गया -1, यानी कि क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी विशेष बताओ, क्या इंटीग्रल तो अभी भी नहीं हो रहा, मतलब हुआ नहीं अभी तक, मतलब हो जाएगा। सर x कैसे स्क्वायर करेंगे? माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला फॉर्मूला यही है ना, सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल का पहला फॉर्मूला ये है। बिना देखे बता सकते हो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ नहीं नहीं नहीं, सभी याद है पहला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं याद करो, अब तो इंटीग्रल हमारा एंड की तरफ चल रहा है बस, है ना। यहाँ से कितना हो गया 5 - 10, है ना। चलो मैं इसका इंटीग्रल करता हूँ, इसको बाद में लगा दूंगा, प्लस का 25 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 1/2a, तो ये कितना है 1 ही है। यहाँ से कितना हो गया लॉग x माइनस से, यानी कि x प्लस 2 - 1, और यहाँ से x प्लस 2 प्लस का 1, और c नहीं लगाते हैं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, और जो इंटीग्रल होने के बाद लिमिट क्या शिफ्ट हो जाएंगी पीछे शिफ्ट हो जाएंगी, है ना।
और 25/2 तो कांस्टेंट है, उसमें लिमिट क्या लगनी है ना, उसमें तो कोई लिमिट लगनी नहीं है। यहाँ से मैं लिमिट लगाना शुरू करता हूँ, है ना। यहाँ से लिमिट लगाएंगे तो लॉग, जरा गौर से देखना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 4 टू जा कितना हो गया 8, और प्लस का कितना था, मॉड लगा देता हूँ 3 था ना, मॉड बड़ा कर देता हूँ। प्लस का कितना है यहाँ पर 3, यानी कितना हो गया 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी कि लॉग 15 माइनस। तो दोबारा समझा रहा, पहले यहाँ तक क्लियर है लाइन मेरी, है ना। मैंने कहा कि पहले अपर लिमिट लगेगी, अपर लिमिट मतलब एक्स वैल्यू क्या लगेगी 2 लगेगी, 2 लगेगी। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और प्लस का कितना है 3, 8 और 4 12, और 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी 15 हो, माइनस लोअर लिमिट लगेगी, है ना, लोअर लिमिट लगेगी। फिर कैलकुलेशन करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, प्लस का 4, और प्लस का कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया हमारे पास 5 और 3 8, यानी कितना हो गया 8, मगर लॉग में था तो क्या लिखेंगे माइनस का लॉग 8। बात क्लियर है मेरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में जरा। तो यहाँ से बस मैं फाइनल टच देने वाला हूँ, यहाँ से कितना हो गया 5 माइनस 10, अभी कोई बता सकता है कि log m माइनस log n क्या बन जाएगा, log m by log n, log m बटे, है ना, ये कितना हो गया 15/8 ना, यहाँ से फाइनल हो चुका है मेरे पास, है ना। इसका आंसर मेरे को फाइनल करना है, यानी कितना हो गया 25/2। फिर आप समझ नहीं रहा कि यार लॉग में क्या है x + 2 - 1/this, पहले x की वैल्यू क्या लगेगी 2, अब जरा 2 लगा के देखो यार, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 - 1 कितना हो गया 3, नीचे 2 लगाएंगे कितना हो गया 2 और 2 4, और 4 + 1 कितना हो गया 5, यानी कि एक तरीके से लॉग क्या बन गया 3/5 माइनस का लॉग। हाँ ये 1 लगाएंगे, अब कैलकुलेट फिर करता हूँ, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 - 1 कितना हो गया 2, है ना, नीचे 1 लगेगा, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी क्या हो गया 1/2, यानी कि लॉग में कितना हो गया 1/2, और ब्रैकेट क्लोज्ड। ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना कि 25/2 केवल इस दोनों के संग है। फिर बात आ गई log m माइनस log n, यानी यहाँ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 5 - 10 log 15/8, है ना, ब्रैकेट में लगा दो, प्लस का यहाँ से 25/2 log m माइनस log n, यानी कि log m बटे n, यानी कि 3/5 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 6/5, आंसर आ गया 5 माइनस 10, है ना, 5 - 10 log 15/8 प्लस 25/2 log, यानी कि 6/5, और सी नहीं लगता क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है ना, बस यही आंसर है। सही समझ आ रहा है कुछ नहीं, ठीक है, समझ लेना अच्छे से, बड़े क्वेश्चन है ना। आपके जो डाउट कल आए ना 5 बजे, ठीक चलो, तो अब तुम बैठोगे नहीं 6 बजे के बाद, नहीं तो कौन सी क्लास दोगे आज, नहीं लोगे तो फिर तो मजबूरी है आपको भी जाना, है ना, अगर स्किप कर सकते हो तो मैं बैठ लूंगा आधे घंटे, कल आए ना ऐसे कर लेना, है ना। चलिए क्लियर है मेरी क्वेश्चन ये, आगे Yes. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, है ना। वो 20 वाला क्वेश्चन फिर क्या हो, कुछ भी नया नहीं है, बस पुराना लॉजिक ही चलना है और लिमिट लगनी है, बस कोई नया फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 ले रहा हूँ, इंटीग्रल 0 to 1। अब बेटर है इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा आपसे पूछ के करूंगा यार, आप जरा सजेशन देंगे अपने यार, sin πx/4, है ना, और पूरे के बाहर क्या है हमारे पास dx, है ना, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, आंसर आपको मैच करेंगे, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल है। इसी में देखते हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार जरा लिख रहा हूँ और थोड़ा सा जरा आपसे रिपीट करेंगे ना, 0 to 1 x c⁴x dx प्लस 0 to 1, और यहाँ से कितना हो गया sin πx/4, और यहाँ से dx, तो क्वेश्चन को क्या बना दिए, दो क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया, क्योंकि आप जानते हो कि प्लस माइनस में इंटीग्रल अलग अलग हो जाता है। हाँ जी, आप जरा सही से सजेशन देना यार कि सर इसका इंटीग्रल x को हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, टी मान के, हाँ जी, तभी आप बता सकते हो कि इसका इंटीग्रल कैसे होगा x × e⁴x का। हाँ जी, लॉजिक बताओ, बाकी करता मैं दूंगा, चलो कोई बड़ी बात नहीं, करना बड़ी बात नहीं है, दिमाग में पहले क्लिक तो करे कि कौन से रूल से होने वाला है। सही दे रहे हैं सजेशन,
भाई देखो इसमें टी मान के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें लगेगा प्रोडक्टिव, इसमें लगेगा प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव के लिए ऑप्शन बताओ, ऑप्शन क्या है? बात आ रही है ऑप्शन की, आइलेट है ना, आइलेट का लॉजिक याद है प्रोडक्टिव का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आता है सबसे बाद में, ये इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड। प्रोडक्टिव याद है, बोलो जरा। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी कि e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर करते हैं साथ साथ में, माइनस होल इंटीग्रल x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, और यहाँ से dx हो गया साथ साथ। देखो x e की पावर x और माइनस e की पावर x, और लिमिट क्या लग गई हमारी 0 to 1। ये लिमिट पीछे शिफ्ट हो जाती है इंटीग्रल होते ही, ठीक है। अगर हम टी लेते टी मानते किसको, dt होता तो देखिए टी मान के कुछ फर्क थोड़ी पड़ा, प्रोडक्ट तो फिर भी लगाना पड़ा। अब टी को हटा के फिर वापस एक्स लगाऊंगा। देखो मेरी बात सुनना यार, मेरी बात का जवाब देना यार। यहाँ 1 से लेके 2 लिखा हुआ है और x dx लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये मैं तो इसे टी मानना हूँ और इसको क्या लिख दिया मैंने, टी टी लिख दिया। क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। आप देख सकते हो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, जब चेक करो यार इस चीज को। x का इंटीग्रल कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके कितना हो गया 2। t का इंटीग्रल कितना हो गया टी स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रल कितना हो गया 1 से लेके 2। इसका आंसर निकालो 2 to the 4/2, यानी कितना हो गया 2, माइनस कितना हो गया 1/2, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका 3/2। इसको सॉल्व करो 2 to the 4, 4/2 कितना हो गया 2, माइनस कितना हो गया 1/2, फिर आंसर क्या आ गया 3/2। क्यों करा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब तुम पूछ रहे हो तो बच्चों को समझाना पड़ेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अरे टी की वैल्यू 2 लगाओ तो 2 का स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट लग गई, माइनस 1 लगेगी कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मेरा कंक्लूजन समझाने का ये सब, इसके पीछे ये समझाने का रीजन ये था कि अगर आप एक्स को टी मान भी लेते तो करना तो ये सब कुछ था हमें, टी तो बेवलते को माना, तो टाइम वेस्ट हुआ एक तरीके से, मतलब बेनिफिट नहीं हुआ कंक्लूजन में, कोई बेनिफिट नहीं था टी मानने का। हाँ जी इसका इंटीग्रल बताएंगे यार, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट बताना यार। माइनस कॉस पाई एक्स बाई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4, बस हो गया, इंटू पाई बाई 4, और अपॉन में कितना आएगा पाई बाई 4, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स हो जाता है, मगर 2x से तो नीचे 2 भी आएगा। चलो इसका फिर अलग से समझा रहा हूँ, चलो दोबारा सुन, साइन 2x का इंटीग्रल बताओ क्या आएगा, माइनस कॉस 2x, तो नीचे कितना आएगा बाई 2, है ना, क्योंकि 2x का डिफरेंशियल क्या होता है 2। अब मैं इसका डिफरेंशियल कहूँ आपसे, तो इसका डिफरेंशियल क्या करोगे, कॉस, नहीं डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ, कॉस पाई एक्स बाई 4 इंटू में क्या करोगे, अच्छा बताओ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, इंटू में कितना आ गया पाई बाई 4। अब मेरी लैंग्वेज क्या होती है, अरे जो डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई आता है वो इंटीग्रल में डिवीजन में चला जाता है, तो ये पाई बाई 4 जो नीचे आ रहा है इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये कुछ पूछना चाहते थे ना विशेष, ये पाई बाई 4 समझ में आया नहीं आया, नीचे क्यों आया, क्लियर है मतलब नहीं है। अब इंटीग्रल पूरी तरह से हो चुका है और लिमिट क्या लग गई यहाँ पर 0 to 1, इंटीग्रल काम खत्म हो चुका है, बस लिमिट लगाने काम रह गया है। 1 लगाएंगे जरा थोड़ा देखो कितना तुम्हें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है, 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, पहले यहाँ पर लिमिट लग गई नहीं लग गई, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना आ गया ई की पावर 1। छवि आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, हाँ तो इसका नहीं, इसका आंसर क्या बनेगा, ब्रैकेट का आंसर क्या बनेगा, हाँ इसका आंसर क्या आ गया 0, क्यों, अरे ये भी ई है और ये भी ई है, ई माइनस ई क्या हो गया 0, तो यानी कि ये क्या हो गया 0, अपर लिमिट लग चुकी है, माइनस फिर जरा सोच के बताना अब क्या लगाऊंगा 0, तो 0 इंटू ई की पावर कितना हो गया 0, और माइनस कितना हो गया ई की पावर 0, हाँ ध्यान रखना, क्यों ये तो कितना हो गया 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 0, और ई की पावर 0 क्या बन गया 1, बट बाहर माइनस था -1, और माइनस ऑलरेडी है, तो फाइनली आंसर क्या बन गया इसका 1, यानी कि ये पूरा सोल्व के आंसर क्या आ गया सिर्फ 1 आ गया, ठीक, माइनस। अब हम इस पर काम कर रहे हैं, यानी इसका आंसर निकाल के यहाँ लिख दूंगा बाद में, पहले हम अपर लिमिट लगा रहे हैं, यानी कि और देखो ये जो पाई बाई 4 है
बाहर आके क्या बन जाएगा 4/पाई, इसको बाहर ही रखो है ना, इसको क्यों हम अननेसेसरी हम कैलकुलेशन में लेंगे। यहाँ से 1 लगाएंगे तो कितना हो गया cos π/4 माइनस का cos क्या बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो क्या होता है 0 ही हो जाता है ना। तो यहाँ से कितना बन गया 4/5 और cos 45, बिल्कुल सही, ये कितना हो गया 1/√2 और cos 0 का आंसर कितना हो गया 1 है ना, माइनस का ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था है ना। स्थिति क्या चल रही थी हमारी कि 1 माइनस 4/पाई और यहाँ से 1/√2 माइनस 1 है ना, ये आंसर ये आ गया। और इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे और सुनिए एक बार आंसर भी इसका चेक कर लेंगे। पहले मैं इसको ढंग से लिखता हूँ, 1 माइनस 4 कितना हो गया √2 पाई और प्लस का कितना हो गया 4/पाई। आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है और हम डिनोमिनेटर अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं है ना। 1 माइनस 4 यहाँ √2 कितना हो गया 2 पाई, प्लस का कितना हो गया 4/पाई, 2 से 4 कितना कट गया 2, यानी कितना हो गया 1 माइनस 2√2/पाई और प्लस का हो गया 4/पाई। एक बार आप यहीं से कोई आंसर है किसी के पास देखना आंसर यही है क्या, चलो यही है चेक, ठीक बात ही आंसर चेक हो गया और ये आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच करेंगे आपके है ना। वो अलग बात है कि थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके लिख दिया हो, वो एक अलग बात है, मगर आंसर आपके पीछे से मैच करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर की दिक्कत नहीं आती है, रिपीट तो नहीं करना इसमें। इन दोनों में क्या लगाया प्रोडक्ट टू, साइन का इंटीग्रल डायरेक्ट करा, πx/4 का साइन का माइनस हमने कॉस किया और जो एंगल था उसका π/4 डिवीजन में। सभी क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 भी होता है ना। एक क्वेश्चन और मैं सोच रहा हूँ, जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जो लग सकते हैं मेरे को मुश्किल से मुश्किल, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। फिर भी आपकी अगर कोई चॉइस है तो उसे भी आप बता सकते हैं ना। मैं ले रहा हूँ थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन में 22। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं 22। भाई बोलिए। cos से sin में कन्वर्ट, तो मैं सेकंड थर्ड चैप्टर है, जब हम cos से sin में कन्वर्ट करते हैं तो +90 को -90। एक सेकंड बस मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, फिर आपकी बात पूरी ढंग से सुन के आंसर दूंगा। यहाँ 3/2 है, 2/, यहाँ पर है 2/3, यहाँ पर है dx और 4 + 9x²। अब आप बोल रहे हैं ना पूरा अच्छे से, क्योंकि जरा सी चीजों में लैंग्वेज पूरा लॉजिक चेंज हो जाता है। क्या कहना चाहते हो? इसमें नहीं है बट हाँ, कहीं भी हो। थर्ड चैप्टर का है कि अगर हमको cos से sin में कन्वर्ट करना था, cos से sin +90 करते थे 180 करते थे। देखो sin 90 माइनस थीटा भी cos में जाएगा और sin 90 प्लस थीटा भी cos में ही जाएगा। हाँ, अगर cos से sin करना, cos से sin में जाना है तो cos 90 माइनस थीटा लिख दो, माइनस में आएगा, और cos 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, दोनों ही साइन में जाएंगे। हाँ जी, किसी को याद है ना, थोड़ा सोच के बता सकते हो कि sin 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? sin 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin थीटा नहीं बनेगा, cos थीटा बनेगा। sin 90 प्लस थीटा माइनस cos, ये भी cos थीटा ही बनेगा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 प्लस थीटा, तो सॉरी cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। भूल रहे हो सब? अब जरा लॉजिक समझना कैसे मैंने इसको जरा जल्दी से समझा। पहली बात तो जाना था, जब भी 90 का लॉजिक होता है तो साइन कॉस में जाता है। साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस गया इधर गया तो अपने घर में जा रहा है, यानी कि ऑल का है, तो आंसर क्या आ गया प्लस क्या हो गया cos थीटा। बात क्लियर है? साइन 90 प्लस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट, मगर सेकंड क्वाड्रेंट भी साइन का अपना घर है, इसलिए क्या आ गया प्लस cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा किस में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सबका अपना घर होता है, इसलिए लगाया प्लस का sin थीटा। cos 90 प्लस थीटा करते किस में गया? सेकंड क्वाड्रेंट, और वो cos का अपना घर नहीं है, इसलिए क्या लगाया मैंने? माइनस साइन। क्लियर है मेरी बात? ठीक। 180 में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन साइन ही रहता है, cos cos ही रहता है ना, ये भी जाना। चलिए अब बात आ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन की। हाँ बताएंगे ना इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ना, कोई सजेशन अपना किसी का? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी। मतलब इसमें हाँ जी क्या कहते हैं? हाँ जी छवि आप बता सकते हो कि कैसे करेंगे इसका इंटीग्रल? बहुत इजी है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब
टी मान कुछ नहीं होने वाला है इसमें, है ना। अगर टी मान भी लोगे तो 4 प्लस 9x स्क्वायर को टी मान भी लिया तो 4 का 0 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब क्या है 18x तो ही नहीं, अरे 18 को तो चलो बाहर रखो, x तो ही नहीं। वो तो है। हाँ तो मतलब क्या कह रहे हैं? तीन सर आपने तो मुझे बोला था हाँ बोलो 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 क्या कह रहे हैं? फिगर 2 का स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर। देखिए वो भी तरीका सही है, बट आप कह रहे थे हाँ, और उसमें थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। तो मैं प्रिकॉशन रखने वाला काम भी खत्म कर रहा हूँ, 9 को यहाँ से बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 4/9। अरे 4/9 कितना हो गया 2/3 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है मेरी? ये समझ आई नहीं कैसे आ गया भाई? 9x स्क्वायर प्लस 4 है, 9 बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 4/9। जहां जो चीज कॉमन नहीं आती वहां डिवीजन में चली जाती है। 4/9 का मतलब क्या हो गया 2/3 का होल स्क्वायर। हाँ छवि बताओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, इसके संग कोई कोफिशिएंट नहीं है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ क्या है फॉर्मूला? तो ये है 1/2a। हाँ जी आप बताओ, गलत बता रहे हो। गलत बता रहा हूं? हाँ तो सर sin इनवर्स नहीं, और tan इनवर्स कुछ तो होगा ही है, कुछ तो होगा ही। 1/9 1/a यानी कितना हो गया 2/3। tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x नीचे कितना है 2/3 यानी कितना हो जाएगा 3x/2 और 0 से कितना हो गया 2/3। हाँ क्लियर है? 1/a tan इनवर्स x/a। 3 से 9 कितना कट गया 3 बार, यानी कि 3 दूनी कितना हो गया 6। ध्यान रखना जरा, सोच के जरा ध्यान रखना। 2/3 यहाँ लगाऊंगा तो बताइए क्या बनेगा जब tan इनवर्स के संग क्या बन जाएगा? क्योंकि 3/2 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2/3 से, tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0 लगाऊंगा तो क्या बनेगा 0, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाता है। यानी कितना हो गया 1/6 और tan इनवर्स 1 का आंसर क्या लिखेंगे 5/4 माइनस 0 है। चल तुम बताओ 10 में किसकी 10/45 की वैल्यू बन जाती है ना? माइनस 10 वर्स 0 0 होता है ना, 1090 जो है नॉट डिफाइंड होता है तो 0 लिखूंगा ना, प्राइवेट को क्या 10 0 0 पे होता है। यहाँ देखो 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 10 इनवर्स 0 भी क्या बनेगा एक तरीके से 0 ही तो बनेगा। तो 10 इनवर्स 0 की क्या लिख दिया मैंने 0, और प्लस माइनस में 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आंसर कितना हो गया 5/24। ये एमसीक्यू था, देखो कौन सा वाला पार्ट सही है। आंसर है कोई 5/24 बिल्कुल सही है, सी वाला पार्ट इसका आंसर है ना। तो ये जो इसका फाइनल आंसर लिखेगा वो लिखा जाएगा सी वाला पार्ट 5/24। हाँ जी, पुराना लॉजिक थोड़ा भूल रहे हो है ना। इंटीग्रल बड़ा चैप्टर है, आगे की चैप्टर भी दोनों इंटीग्रल पे ही लिंक है। सभी थोड़ी मेहनत करो जरा, आप भी सभी से कह रहा हूँ बस, तो खैर मेहनत करो जरा है ना, फॉर्मूले तक भी अच्छे से कमांड नहीं है, अभी इंटीग्रल खत्म होने की तरफ आ रहा है। चलिए अब देखिए आते हैं 7.10, और ये भी एक्सरसाइज में कोई खास बात नहीं है, बहुत जल्दी हम खत्म कर सकते हैं 7.10 को, और 7.11 को तो हम नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे, क्योंकि इसको प्रॉपर्टीज में मैं एक लगभग आधा घंटा लगाऊंगा पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि 7.11 पूरी प्रॉपर्टी पे चलती है। कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए, वो सब कुछ आपके संग हम नेक्स्ट क्लास में ही प्रॉपर्टीज को लेकर डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही हमारा लगभग एंड की तरफ पहुंच जाएगा, एंड नहीं करेगा, फिर केवल मिसलेनियस रह जाएगा। हाँ इनके लेंदी वाले फॉर्मूलों की लेंदी वाला क्यों बताई थी मैंने, हाँ ये वाले ना, नहीं नहीं मैं हाँ 3 अलग से है ना, उनको मैंने ध्यान हो एक आसान तरीका बताया था, मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि जो 3 जो फॉर्मूले थे ना, ये वाले थे ना, इंटीग्रल जरा किसी को याद है √x² - a² का याद करने का आसान तरीका? सर x/2 √x 1/2x लिखो और ये एज इट इज लिख दो, x² - a², 1/2 इस आना है, ये एज इट इज आना है। ये स्क्वायर क्या है नेगेटिव में है, तो क्या करना है -a²/2, और पीछे वाला फॉर्मूला पीछे वाला डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या log x प्लस √ के अंदर x² - a² प्लस का c, है ना। अगर यही फॉर्मूला सपोज करिए
बन जाता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जरा आसान रखना, 1/2x ये एज इट इज, ए स्क्वायर यानी क्या बाय करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का है और प्लस का क्या करेंगे ए स्क्वायर बाय 2, पीछे वाला फॉर्मूला, पीछे मतलब डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। अरे नहीं, अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन और एक्स अपॉन ए प्लस सी, बस ऐसे याद हो जाते हैं ना, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है चलिए अब आते हैं गड़बड़ होने वाली है। नहीं वही वही तो है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाएंगे, है ना, पर टाइम लगेगा। नहीं देखो स्टूडेंट जो भी, जिनके भी देखो अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना, हर साल होते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज में बताऊं अपना लगभग 10-12 स्टूडेंट ऐसे होते ही हैं जिनके 95 के अराउंड आ जाते हैं, है ना, 95 96, है ना, कई स्टूडेंट ऐसे, यानी कि जिनके भी 95 के अराउंड होते हैं उनकी मतलब अलग ही परफॉर्मेंस क्लास से पता चल जाता है, क्लास में एक इनको ना, है ना। तो इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। देखिए मैं आपसे पूरी तरह से पूछे करूंगा, थोड़ी ना इंटरेस्ट लगाओ कि हाँ आना चाहिए क्वेश्चन, आपको लगे कि सर खुद एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे। चलो उनका तो रेस्पॉन्स आ गया, सही आ गया बिल्कुल। हाँ जी आप बताओ जरा क्या करेंगे, ये जानते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप। मेटू कहाँ है, कहाँ सर पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान ले गए। चलो आरबी आ गए हैं, पहले का मैसेज आया था, टी टी इजिकल टू क्या मानेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं वो तो है ना, अच्छा तो थोड़ा, अरे तुम तो ज्यादा आगे पहुंच गए। यहाँ से कितना हो गया 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इतने आगे के तो नहीं सोच पा रहे तुम, कितना आगे की बता रहे हो, क्या हो गया 1/2 dt, है ना, x dx हटके देखो अब समझ रहे क्वेश्चन कैसे मैं और थोड़ा इजी बना सकता हूँ, 1/2 और यहाँ से dt अपॉन कितना हो गया t। तो सुनना सुनना मेरी बात जरा, अब दो तरीके हैं आपके पास, पहले तो एक एक बात पॉइंट करने में बात ध्यान रखना, जो गलती करते हैं वो यहाँ लिमिट लगा देते हैं 0 to 1, गलत गलत है, क्योंकि जो लिमिट है वो x के लिए वैलिड है 0 से 1, वो t के लिए वैलिड नहीं है ना। अब यहाँ पे आके आपके पास दो ऑप्शन है कि 1/2 और इंटीग्रल में कितना हो गया log mod t, और c नहीं लगाते, है ना, जरा सुनो मेरी बात को फिर आपके वास्ते जवाब देंगे। हाँ नहीं मैं अच्छा, अब तो कह रहा हूँ, अब दो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, दो तरीके हैं, या तो t को क्या लगा दो वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट वापस ही उतर आएगी 0 to 1, लिमिट वापस क्या आ जाएगी 0 to 1, 0 से 1, 0 से 1, या फिर एक तरीका और अच्छा तरीका है जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, t की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस लिमिट को ही t के फॉर्मेट में चेंज कर दो, 2 और लिमिट को ही t के फॉर्मेट में ले आओ, यानी कि x वैल्यू क्या लगा दो 0, तो लोअर लिमिट क्या बन गई 1, देखो 0 से हट के बना गई, क्यों, क्योंकि मैंने जब x के लिए 0 लगाई तो 0 प्लस 1 यानी कि लोअर लिमिट ने इसको 1 बना दिया, 1 लगाई तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि बेटर ये है मैंने लिमिट को ही t के फॉर्मेट पे चेंज कर दिया, है ना। अब मेरे को t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि पीछे लौटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट t के फॉर्मेट में ही चेंज हो चुकी है, यानी क्या लगाएंगे 1/2, अपर लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा log 2 माइनस का log 1, दो ऑप्शन है आपके पास, log m बटे log m माइनस log n, log m अपॉन n क्या हो गया log 2 हो गया, या फिर आप जानते हो log 1 की वैल्यू भी क्या होती है 0, है ना, ये भी हम बताते हैं log 1 की वैल्यू 0 है, तो कैसे भी कर लो तो आंसर दोनों तरीके से क्या आ जाएगा 1/2 log 2, अगर मैं m माइनस n की यानी कि log m बटे n करूंगा तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि अपॉन में 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। चलिए यार अब क्लियर है आपको मेरी बात ये, यस सर। चलिए और बढ़ते हैं आगे, और 7.10 को हम मेन क्वेश्चन करके खत्म करने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर्टी करेंगे नेक्स्ट क्लास। ये पूरी एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से लॉजिकली जानते हो, है ना, मैं हटा रहा हूँ जरा इस क्वेश्चन को, देखिए अपनी चॉइस से बता सकते हो आप कोई भी क्वेश्चन, है ना। सेकंड, चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं सेकंड इंटीग्रल 0 से लेके π/2 अंडर रूट के अंदर sin π
और ध्यान रखना अंडर रूट से बाहर है cos की पावर 5 फाइव और यहाँ से d5। हाँ जी पहले बताओ फाइव क्या होता था 11th क्लास में? फाइव किसको रिप्रेजेंट करता था 11th क्लास में? empty फाइव का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता था 11th क्लास में सेट में। empty हाँ सर हम साइंस वाले सर हम पहले बोल वो तो सही है। अगर कोई सेट ऐसा है जो खाली पड़ा हुआ है, हाँ उसको क्या कहते हैं? फाइव नल सेट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मीनिंग यहाँ पे तो खैर एंगल है, मगर 11th में क्या कहता था ये? फाइव मतलब नल सेट को रिप्रेजेंट करता था। जब कोई भी उसके अंदर एलिमेंट नहीं है तो नल सेट कहता है ना। फिलहाल हम एंगल की तरह से बात कर रहे हैं, है ना। मैं हिंट दे रहा हूँ, टी मान के करने वाला हूँ। चलो किसको टी मानेंगे यार, सोच के बताएंगे। अंडर रूट साइन। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टी बराबर क्या मानेंगे? साइन फाइव, है ना। आप लिमिट नहीं लिख रहा, लिमिट नहीं लिख रहा, अंडर रूट के अंदर क्या लिखूंगा? टी। यहाँ से इसको डिफरेंशियल करूंगा तो डी टी अपॉन डी फाइव, साइन फाइव का डिफरेंशियल कितना हो गया? कॉस फाइव। और यहाँ तो कॉस की पावर 5 है, तो मैं इसे कॉस की पावर 4 लिखूंगा, dt कॉस 5 और डी 5 लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। पावर 5 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है ना, 5 अलग कर दिया, मतलब 4 अलग कर दिया और कॉस को अलग कर दिया, है ना। इस क्यों करा अब आप समझ लोगे कि कॉस 5 इंटू डी 5 क्या बना देगा? dt। यानी कि ये चीज मिलकर के क्या बन गई? gt अंडर रूट का t, और यहाँ से क्या बना दिया इसने? dt। और हम कहते हैं जब dt आ गया तो फाई नहीं चलेगा, फाई हटेगा पूरी तरह से, यानी t के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, फाई नहीं रख सकता, है ना। अच्छा चलो दूसरी बात कर लेते हैं, पहले लिमिट को t के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। मैं उसकी बताऊंगा यार, पहले लिमिट को चेंज कर लेते हैं ना। अगर बताओ अगर मैं जीरो लगाऊंगा तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो लोअर लिमिट क्या बन गई? जीरो ही नहीं, जीरो से, और यहाँ कितना हो जाएगा? साइन 5/2 मतलब कितना हो गया? 90। हाँ, और साइन 90 कितना होता है? 1। यानी कि देखो लिमिट मैंने चेंज कर दी है, यानी कि वापस ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मैं टी को रिप्लेस नहीं करूंगा, डायरेक्ट 1 लगाऊंगा और 0 1 लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ बोलो। वहां इसीलिए लगाई थी क्योंकि लिमिट को मैंने टी के फॉर्मूले में चेंज नहीं करी थी। ये लिखूंगा तो लॉजिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिमिट है वो 5 के लिए है और क्वेश्चन टी के फॉर्मेट में चेंज हो रहा है। टी में चेंज हो गया ना, तो लिमिट को भी तो टी के फॉर्मेट में चेंज कर दिया मैंने। हाँ। बस बस लिमिट को टी के यहाँ पे। हाँ मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ cos 4 फाइव है और यहाँ dt आ चुका है, तो अब t चलेगा, यानी कि ये नहीं लिखा जाएगा, ये हटेगा। अभी कैसे हटेगा cos की पावर 4 फाइव? हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यानी क्या करेंगे इसे? cos स्क्वायर फाइव का भी होल स्क्वायर, है ना। cos स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर यानी क्या हो गई? 0 to 1 अंडर रूट टी। और cos स्क्वायर फाइव को क्या लिखने वाला हूँ, इसको ध्यान रखना होगा जरा। cos स्क्वायर फाइव क्या लिखा जाएगा यहाँ से? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, उसका भी होल स्क्वायर और डी टी। यानी कितना हो गया? 0 to 1, यहाँ हो गया अंडर रूट टी, और साइन फाइव को क्या माना मैंने? टी। टी मानने के बाद क्या हो गया यहाँ से? 1 माइनस टी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, और यहाँ से भी क्या हो गया? जी टी। अब क्या करने वाला हूँ, लिमिट क्या हो गया? 0 to 1, यहाँ कितना है? नहीं, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट से बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंदर क्या करेंगे, पहले मैं इसको a माइनस बी को जरूर खोलूंगा। पहले मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना हो गया? t4 माइनस का 2ab, यानी कि माइनस 2t स्क्वायर, और यहाँ से टी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करने वाला हूँ, अरे ये भी टी है, ये भी टी के फॉर्मेट में है, तो क्या करने वाला हूँ? 0 to 1 अंडर रूट टी को 1 के संग मल्टीप्लाई करा, टी कितना हो गया? टी की पावर में 2, या अंडर रूट टी की बात, टी स्क्वायर नहीं, टी की पावर कितनी है? 4। 4 के संग क्या जुड़ेगा? 1/2, क्योंकि टी की पावर कितनी है? 1/2। 4 प्लस 1/2 यानी कितना हो गया? 9/2, यानी कि ये टी की पावर क्या बना देगा? 9/2 माइनस 2। अब टी की पावर कितनी है यहाँ पर? 2 के संग कितना जुड़ेगा? टी की पावर 1/2, यानी कितना हो गया एक तरीके से यहाँ से 5/2, और डी टी। पहले बात समझ आ रही, मेरी नहीं आ रही? चलो दोबारा समझ यार, ये बात समझ के थी, ये वाली बात समझ गए, ये वाली लाइन क्लियर थी? ठीक। यहाँ अंडर रूट टी तो बाहर है ही,
मैंने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने वाला हूँ, क्या होता है a स्क्वायर, समझना तेरे को, यहाँ से फोकस मैच करना है रहा, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो ये जो अंडर रूट टी है वो इसके संग जाएगा 1 के संग, तो अंडर रूट टी ही बन गया है, टी 1/2 हो गया। जब ये अंदर जाएगा एक तरीके से, तो क्या ये अंडर रूट टी इंटू टी की पावर 4 बनाएगा, नहीं बनाएगा? अंडर रूट टी का मल्टीप्लाई टी 4 से होगा तो ये वाली स्थिति आएगी नहीं आएगी? अब जो अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/2, यहाँ से टी की पावर कितनी है 4, अरे दोनों के बेस क्या है सेम, यानी कि टी की पावर कितना हो गया एक तरीके से 4 + 1/2, यानी कि 4 to 8 + 1 यानी कितना हो गया 9/2। वो तो ये सम है ही, और यहाँ से क्या हो गया टी की पावर 1/2, मैं शायद ऐड भी करा था पूरे से, यहाँ से कितना हो गया 2 + 1/2, यहाँ देख सकते हो 2 + 1/2 कितना हो गया 5/2। इंटीग्रल नहीं हुआ जाना ना अभी तक, इंटीग्रल अब होने वाला है। हाँ जी बताइए ना, टी की पावर 1/2 का इंटीग्रल 2/3 टी की पावर 3/2, और बाहर कितना आएगा 2/3, और लिमिट क्या लग गई 0 to 1। अब मैं टी चेंज नहीं करूंगा क्योंकि लिमिट टी के फॉर्मेट में लिखी हुई है, क्लियर है बात मेरी? नहीं अच्छा बताओ, अगर ये x की पावर 1/2 तो इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले से करते हैं ये बताओ? x की पावर n हाँ, + 1 वही करा है, सही कह रहे हो। फिर टी की पावर कितना हो गया 1/2 + 1 कितना बन गया 3/2, नीचे क्या था n + 1, ऊपर जाके क्या बन गया वो 2/2। सभी समझ आ गया? चलिए अब चलो बताने यार, टी की पावर ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा इसका आंसर? 2/11 t की पावर 11/2 हाँ 11/2, और बाहर कितना हो जाएगा 2/11, और लिमिट यहाँ भी क्या हो गई 0 to 1, -2 का फिर बाहर रखा। अब बताओ टी की पावर कितनी हो गई 5/2 + 1 7/2 2/7 7/2, है ना, यहाँ से हो गया 7/2, इंटू में क्या करेंगे 2/7, और लिमिट क्या हो गई 0 to 1, और डेफिनेट है तो सी नहीं लगता। अब जरा ध्यान रखना, अरे माइनस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि जब 0 लगेगा तो आंसर क्या बन जाएगा 0, ये आंसर भी क्या बनेगा 0, ये आंसर भी क्या बनेगा 0, यानी कि लोअर लिमिट की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसमें, केवल अपर लिमिट लगानी है। अब अपर लिमिट में भी ध्यान रखना 2/3, अरे 1 की पावर 3/2 क्या बनेगा 1, क्योंकि 1 की पावर किसी हो यानी 2/3 बन गया, सभी सही बात है नहीं, प्लस ये कितना बन गया 2/11, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी तो बन ही रहने वाला है, और -0 होने वाला है, माइनस कितना है 4/3, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो बनी होने वाला है, -0 होने वाला है, यानी कितना हो गया 4/7, है ना, यहाँ से कितना हो गया 4/7। बस अब सॉल्व करेंगे, और एक बार इसका चाहो तो आंसर चेक कर लेना। हाँ ये एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, यानी कि 3 इंटू कितना हो गया 77, तो 3 से कितना हो गया 77 इंटू 2 यानी कि 214, और यहाँ से कितना हो गया 15 154, 11 से है ना क्या, यानी कि कितना हो गया 21 इंटू 2 यानी कितना हो गया 42 42, माइनस 7 गया यानी कितना हो गया 33, है ना, यहाँ से 33, और उसका मल्टीप्लाई किससे हो गया 4 से, 4 × 12 है, और 12 और 1 13 है 132, है ना, यहाँ से कितना हो गया 132। क्लियर ना, कैलकुलेशन दिखने ना है, कहीं जरा भी मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशन से आंसर मैच नहीं करेगा। तो यानी कि 154, और इसमें मैंने क्या करा 42 जोड़ दिया, यानी कि कितना हो गया 196, 196 में से 132 मैंने माइनस कर दिया 4, और यहाँ से कितना हो गया 64, है ना, यहाँ से कितना हो गया ऊपर 64, और 3 × 21, 21 और 1 22। हाँ ये आंसर है क्या? यस सर। चलिए बिल्कुल सही आंसर है ना, ये आंसर भी परफेक्टली मैच करता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें जरा भी। हाँ जी अपनी चॉइस एक बार मैं सर आपकी ये चॉइस 231 नहीं आना चाहिए, है, 231 एक मिनट 231 22 321 की एक हंस लगा 2 21 22 23 230, ठीक ठीक ठीक, इसलिए कह रहा हूँ कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हो तुरंत बता दें, है ना। एक बार देखिएगा अपनी चॉइस से कोई, चले मैं यूनिक क्वेश्चन देख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मेरे को यूनिक लग रहे हैं, वो तो मैं करा देता हूँ, फिर आप अपनी चॉइस से नेक्स्ट क्लास में पूछना, वो ज्यादा बेटर, मुझे पता है किन क्वेश्चन में आपको दिक्कत ज्यादा आएगी, है ना। देखिए एक जो आप गलती कर सकते हो वो कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में, इंटीग्रल 1 से लेके 2 और यहाँ से 1/x - 1/2x²
और e की पावर 2x और dx। हाँ यार, आपको समझ में आ रहा है? ये स्पेशल कुछ कैटेगरी लग रही है कि आपको देखने में नहीं? अगर ध्यान रखो, एक हमने स्पेशल कैटेगरी बताई हुई है, e की पावर x fx प्लस Yes sir, yes fs sir. सर ये x 1 by dx। fx हो आंसर क्या हो जाएगा। जाएगा? e की पावर ये x 1 by fx प्लस c डायरेक्ट बन जाता है। yes sir. हाँ, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, नोट्स में लिखा हुआ देखोगे आप। हाँ, ये उसमें आया था 7.6 में, है ना? खोले रखते हैं। हाँ, नहीं मैं ये तो है। आपको, अच्छा ये वाला है ना? नहीं, अब इसका इसके पीछे पीछे। पीछे लिखो तो डायरेक्ट। हाँ, ये नहीं, e की पावर x fx प्लस f डैश x क्या होता है? मगर इसमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। हाँ जी, क्या ड्रॉबैक है इस क्वेश्चन में? ये वाला सर फॉर्मूला में इसमें डायरेक्ट माइनस है प्लस है। बस 2 ऊपर होना चाहिए। नहीं, माइनस की दिक्कत नहीं है। हमने कहा था नहीं, 2 ऊपर होना चाहिए तो कि होगा। e की पावर x ही होना चाहिए। यहाँ पे e की पावर क्या है? 2x है। ये फॉर्मूले में e की पावर क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए। यहाँ e की पावर क्या आ गया? 2x आ गया। ये मेन ड्रॉबैक है इसमें, है ना? तो देखो, इस ड्रॉबैक को मैं कैसे खत्म करने वाला हूँ, जरा समझना कैसे क्वेश्चन को इजी बनाऊंगा। t इक्वल टू कितना हो गया? 2x मैंने मान लिया, है ना? तो यहाँ से dt अपॉन dx क्या बना देगा? 2। जरा सोचना, लिमिट कैसे चेंज होगी। अब 1 लगाई तो आंसर क्या बन जाएगा? 2। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। अपर लिमिट चेंज हो गई था ना? लिमिट को मैंने टी के फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब जरा गौर से देखना, ये e की पावर 2x से क्या बन गया? वो एक तरीके से T e की पावर क्या बन गया? t। क्लियर है? मगर अब dt आ चुका है, यानी कि 2 dt आएगा। अरे 2 को तो मैंने बाहर रखा और dt को मैंने पीछे रख दिया, है ना? ये जो 1/x है, वो जब t के फॉर्मेट में जाएगा तो क्या बनेगा? x की जगह क्या बन जाएगा? t/2। x की जगह t/2 बनेगा। t/2 है तो क्या ये 2/t बनाएगा? नहीं बनाएगा? देखते हो ना बहुत अच्छे से, 1/2x²। तो जो x है वो कितना है? t/2। तो स्क्वायर होने पर क्या बन जाएगा? ये t²/4। ये बात क्लियर है मेरी? यानी कि 2 को तो मैंने बाहर रखा, लिमिट थी 2 से लेके 4, t की पावर t, यहाँ थी 2/t, और ये कट गया और प्लस, और क्या लिखा मैंने इसको? -2/t² और dt। कहीं स्टेप में कोई दिक्कत हो मतलब समझने तो बता देना एक बार, है ना? ये जो 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता? 2 तो कांस्टेंट है ना, ये 2 बाहर आ जाएगा। तो मैंने 2 को और बाहर लिया और 2 ऑलरेडी बाहर था, यानी क्या बना दिया? 4, और यहाँ से बना दिया 2 की पावर 2 से 4। 2 बाहर ले लिया है तो 1/t प्लस क्या बन गया? -1/t² और dt। अब देखो कुछ दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मेट? सर fx हो जाएगा 1/t और f डैश अगर ये fx है यानी कि ft है एक तरीके से, तो ये इसका डिफरेंशियल यहाँ रखा हुआ है, और फॉर्मेट भी क्या है? e की पावर t। यानी कि ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको क्या कर रहा है? पूरी तरह से मैच कर रहा है। और मैं डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहा हूँ तो c नहीं लगाऊं। हाँ यार, अब बात आपको समझ आ रही है? अब ये क्लियर है लॉजिक आपको? yes sir. ये यानी कि क्या हो गया? 4। अब मैं देखो इंटीग्रल कर रहा हूँ, इंटीग्रल से हटा दिया मैंने। तो e की पावर t एफ टी और प्लस एफ डैश टी, यानी कि e की पावर t एफ टी, यानी क्या बन जाएगा इसका? e की पावर t अपॉन में क्या हो गया? t, और लिमिट क्या हो गई? 2 से लेके 4। खुद देखो यार, e की पावर x fx, ये fx की तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा? ये यहाँ पे ये क्या है? e की पावर x है, ये fx है कि नहीं? ये क्या काम कर रहा है? ये fx की तरह से काम कर रहा है, तो ये f डैश x की तरह से काम कर रहा है। अच्छा क्लियर। तो आंसर में सिर्फ e की पावर x ही थोड़ी है, e की पावर x fx भी तो है। तो इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या लिखेंगे? e की पावर t इंटू fx, मतलब एक तरीके से 1/t भी तो आएगा। हाँ, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही मेरी? ऊपर से देखना, वो यहाँ से देखना, दोबारा समझा। e की पावर x fx प्लस f डैश का आंसर ये होता है नहीं होता? तो 2 आ गया। कौन सा 2? तो t का अगर वो डेरिवेटिव नहीं, करेंगे कांस्टेंट वगैरह की टेंशन मत लो, बस इतना सोचो, इस सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ। यहाँ देखो, ये e की पावर x से कंपेयर करो इसको, e की पावर x है, ये fx है और ये f डैश x है कि नहीं? पहले होता है ये फॉर्मेट मैच कर रहा नहीं करता, पहले तो फॉर्मेट देखो, तो डेरिवेटिव है है ना? इंटीग्रेशन। तो आंसर क्या होगा? e की पावर x fx, और प्लस का c नहीं लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है ना? और 4 तो बाहर था ही हमारा।
अब मैं इसमें लिमिट लगाने वाला हूँ। अरे 4 को रखा मैंने बाहर, t लगाएंगे तो e की पावर कितना हो गया 4 और बाई कितना हो गया 4 माइनस e की पावर 2 अपॉन कितना हो गया 2, नीचे एलसीएम कितना आ गया 4 यानी कि 4 और नीचे एलसीएम कितना आ गया 4 यानी कितना हो गया e की पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर, ये 4 से 4 खत्म और मैं e स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो e स्क्वायर माइनस 2 करके ये लिख दो या ये लिख दो, आंसर दोनों ही सही हैं। चलिए क्लियर है, सुनिए आंसर यही है क्या? चलो वो भी कर Yes, रही है। sir. चलिए आंसर बिल्कुल सही है ना। 1/t का डेरिवेटिव, चलो दूसरा होते ना और आपके लिए इजी करते हैं। 1/x का डेरिवेटिव करो। आई बताओ जरा, इसको क्या लिखेंगे x की पावर -1, तो -1 और x की पावर कितनी हो जाएगी -2 यानी कि -1/x²। अब 1/t का डिफरेंशियल करो, यही तो आएगा -1/t²। चलिए क्लियर है ना। चलिए बस एक लास्ट क्वेश्चन रख लेते हैं, अभी तक क्लास वही चल रही है ना। बस एक लास्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ थोड़ा सा डिस्कस करके। सर मेरी नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास है आपकी भी? यस सर। चलो फिर तो इतनी जल्दी तो फिर नहीं समझा पाऊंगा मैं भी, क्योंकि इतना भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान रखना, एक मैं आपको 9th वाला क्वेश्चन जरूर समझाऊंगा, है ना, थोड़ा यूनिक है। 9th और 10th दोनों कराएंगे आप, तो थोड़ा दोनों हल्का से यूनिक है। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा इसकी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज देखिए, अगर आपने सपोज करो मिस कर दी, यहाँ नहीं समझी अच्छे से प्रॉपर्टी, तो अगली एक्सरसाइज आपके समझ में नहीं आने वाली है ना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉपर्टीज को आपको बहुत अच्छे से पहले समझना होगा, तभी उनके क्वेश्चन को आप समझ पाओगे अच्छे से, तभी आप समझ पाओगे कि इस क्वेश्चन में वाली प्रॉपर्टी में क्यों यूज कर रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, क्योंकि ये मैं आपका आंसर प्रॉपर्टी से ही दूंगा, है ना। चलिए फिर क्लास को हम मतलब आगे नहीं बढ़ा रहे, कोई भी डाउट्स है उसे क्लियर करेंगे, है ना। तो हाँ, डाउट्स तो तुम्हारे, मगर तुम तो चले जा रहे हो कौन सी क्लास के लिए कल? सर वो टेस्ट कब है जो आप बोल रहे थे? है जी, सर वो आप टेस्ट बोल रहे थे ना, वो कब है? हाँ टेस्ट तो मैं संडे को कह रहा था, आप संडे को शायद मना कर रहे थे ना मेरे से। यस सर, यस सर। तो मैं ऐसा करूंगा कि टेस्ट बना करके ना आपके नंबर पे तो सेंड कर दूंगा, फिर मैं ऐसा कर दूंगा कल आपको जो है सर टेस्ट मैंने सेंड कर दूंगा। सैटरडे को दे दूंगा आपको। चलो ठीक है, ऐसा कर लेना, है ना, सैटरडे Yes. कर लेना आप, है ना? वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, Okay. संडे को टेस्ट ले रहे हैं हम प्रोडक्ट टूल तक का, कृतिका। हाँ सर अभी मैं तुम्हारा सर टेस्ट में नहीं दे पाऊंगा, पेपर चल रहा है सर, अब मेरा केमिस्ट्री है सर। सर अकाउंट नहीं करो जरा, देखो आगे पीछे चलो, वो आपकी बात अलग बात है, वो टेस्ट देना जरूर है ना, देना जरूर है। हाँ चलिए आरब, आप सैटरडे को कह रहे हो ना, तो एक बार मेरे को Yes, मैसेज sir. थोड़ा भेज देना, फिर आपको मैं Yes सैटरडे sir, को yes सेंड sir, कर मैं दूंगा, भेज है ना। दूंगा। चलिए अब आपको ये डिफिकल्टीज है किसी की, कोई पूछना है क्या? सर अभी तो नहीं है। नो सर। अभी कोई दिक्कत है, चलिए फिर तो क्लास को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, है ना। थैंक यू। हाँ वेलकम जी, चलिए क्लास में एंड करते हैं। सर